Hello learners, in today's video we are going to talk about familiar essay, poetic prose and prose of thoughts. So I will start my video with familiar essay. Familiar essay is a short piece of prose that explores a topic through the lens of writer's personal experience, opinions and reflections. So basically familiar essay जो है वो एक essay का टाइप है जो बहुत छोटा होता है और इसमें राइटर जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ओपिनियंस ये बताने की कोशिश करता है ऑडियंस को. इट इज़ फैमिलियर in the sense that it feels like a conversation with friend, warm, witty and thoughtful. ये फैमिलियर इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि आप किसी फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, क्योंकि उसमें थॉट्स होते हैं, विटी लैंग्वेज होता है और बहुत वार्म होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द की फीचर ऑफ फैमिलियर एसे, देन पर्सनल टोन इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि राइटर अपने पर्सनल थॉट्स, अपने पर्सनल ओपिनियन इसमें प्रेजेंट कर रहा है रीडर्स के लिए. देन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स क्योंकि ये फैमिलियर वे में लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है कि आपको पढ़ के लगे कि हाँ आपकी किसी दोस्त, आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में होगा. ओके. देन एक्सप्लोरेशन ऑफ एवरी डे टॉपिक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. लाइक कोई स्पेसिफिक टॉपिक यूज़ नहीं किया जा रहा फैमिलियर ऐसे को लिखने के लिए. स्टाइल एंड लैंग्वेज आर वेरी पर्सनल एंड इनफॉर्मल, जिसमें कोई वेरी स्पेसिफिक स्टाइल नहीं यूज़ हो रहा, कोई बहुत स्पेसिफिक और बहुत डिफरेंट लैंग्वेज नहीं यूज़ किया जा रहा. ऐसे लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है जो बहुत फैमिलियर हो. ओके. देन सब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव. सब्जेक्टिव मीन्स आप तरह तरह के टॉपिक यूज़ कर रहे हो. ओके. कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप जिसके बारे में सिर्फ आप फैमिलियर ऐसे में लिख सकते हो, मतलब आप डिफरेंट टॉपिक्स यूज़ कर सकते हो फैमिलियर ऐसे लिखने के लिए. देन रिफ्लेक्टिव क्यों? क्योंकि आपके पर्सनल थॉट्स और ओपिनियन आप प्रेजेंट कर रहे हो. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फैमिलियर ऐसे. द फैमिलियर ऐसे वॉज ओरिजिनेटेड इन 16th सेंचुरी. ठीक है, 16th सेंचुरी में इसको ओरिजिनेट किया इसको मिशेल डे मोंटैग ने, जिसको फादर ऑफ ऐसे भी कहा जाता है. उन्होंने पहली बार फैमिलियर ऐसे लिखा 16th सेंचुरी में. इन 18th and 19th सेंचुरी ब्रिटिश राइटर लाइक चार्ल्स लैम, विलियम हेजलिट, इन्होंने 18th to 19th सेंचुरी में इस फॉर्म को पॉपुलराइज किया, चार्ल्स लैम और विलियम हेजलिट ने. देन इन अमेरिका रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन और वॉशिंगटन एर्विंग इसके की फिगर है. मतलब अमेरिका में वॉशिंगटन एर्विंग एंड रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने इस फॉर्म को ज़्यादा पॉपुलराइज किया. सम एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर एसेज आर essay of Elia by Charles Lamb, on the pleasure of hating by William Hazlitt, The Death of the Moth by Virginia Woolf, Once More to the Lake by E.B. White. Okay. Then the other form is poetic prose. So basically poetic prose is also known as prose poetry. Is a literary form that blends the structural element of prose with the lyrical, rhythmic and evocative qualities of poetry. So basically prose और poetry को जब आप blend कर रहे हो, उनके structure को, उनके elements को, ठीक है, lyrical forms को, rhythmic forms को, तो वहाँ पे आपका जो blend का result हो रहा है, that is poetic prose. ठीक है. It does not adhere the lines break, meters or rhyme scheme typical of poetry, but it utilized heightened imagery, emotion and linguistic richness. Means इसमें रिदम, लाइन ब्रेक, मीटर्स, स्ट्रक्चर, स्कीम्स ये नहीं यूज़ किए जा रहे. इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है? पोइटिक डिवाइसेस, इमेजरी, इमोशंस, ठीक है, और लिंग्विस्टिक रिचनेस मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं प्रोज में. ठीक है. तो ऐसे एलिमेंट्स अगर आप पोइट्री से ले रहे हो, प्रोज के अंदर डाल रहे हो, देन इट बिकम पोइटिक प्रोज. ओके. Characteristic of poetic prose are prose format, poetic language. Prose format होगा लेकिन language क्या होगा? Poetic होगा. Imagery and symbolism of course, क्योंकि पोएम के जो एलिमेंट्स है वो यूज़ किए जा रहे हैं तो इमेजरी यूज़ किया जा रहा है. सिम्बॉलिज्म विच इज़ अ वेरी हाई फीचर
very important feature of poems. Then emotional intensity, emotionally writer लिख रहा है और emotional evokeness ऑडियंस के लिए वो प्रेजेंट कर रहा है. देन फ्यूडिलिटी एंड एम्बिगिटी मीन्स देर इज़ नो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक कि आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रहे हो. मीन्स यू कैन यूज़ पोइटिक लैंग्वेज एंड प्रोज फॉर्मेट, ठीक है, और आप इन दोनों को ब्लेंड करके आप किसी भी सब्जेक्ट पे यू कैन राइट इट. देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोइटिक प्रोज, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन 19th century, emerged in French literature, notably with the writers like Charles Baudelaire and Arthur Rimbaud. Okay, इन्होंने इसको यूज़ किया है बहुत ज़्यादा और इवन इन्होंने ही कॉइन भी किया है फ्रेंच लिटरेचर में. मॉडर्निज्म एंड बियॉन्ड, ऑफकोर्स मॉडर्निज्म में पोएटिक प्रोज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है फ्रॉम द राइटर्स लाइक Virginia Woolf, James Joyce and Gertrude Stein. Okay, if we talk about notable example of poetic prose, then Paris Spleen by Baudelaire, The Waves by Virginia Woolf, A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. Then here comes the prose of thoughts. Prose of thoughts in literature means writing that focuses on characters' inner world, their ideas, feeling, doubts, dream and questions. Prose of thoughts का क्या मतलब हुआ कि आप प्रोज के फॉर्म में लिख रहे हो बट यू आर टॉकिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इनर थॉट्स जो कैरेक्टर के हैं उनके बारे में ज़्यादा लिखा जा रहा है, उनके आइडियाज़, उनके फीलिंग्स, उनके डाउट्स, उनके ड्रीम्स, उनके क्वेश्चंस जो उनके मन में चल रहा है, जो उनके थॉट्स में है, ठीक है, उसको लिखा जा रहा है. So that is prose of thoughts. Instead of only describing action or events, this type of writing help in understand what a character is thinking or feeling deep inside. Means यहाँ पे prose of thoughts में होता क्या है कि action और events को ज़्यादा describe नहीं किया जाता. राइटर जो है इसमें कैरेक्टर के फीलिंग्स को, उसके थिंकिंग को, जो भी उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है उस चीज़ को रीडर को ज़्यादा बताने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ एक्शन एंड इवेंट. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द की फीचर ऑफ प्रोज ऑफ थॉट्स दैन इनर मोनोलॉग, क्योंकि जो कैरेक्टर के अंदर जो चीज़ें सोच रहा है, वो जो अपने थॉट्स में वो प्रोसेस कर रहा है उसके बारे में लिखा जा रहा है. रिफ्लेक्शंस, ऑफकोर्स उसके थॉट्स, उसके आइडियाज़, उसकी आइडियोलॉजी, इनके बारे में लिखा जा रहा है. फिलोसफिकल थिंकिंग के बारे में लिखा जाएगा. एंड देयर इज़ वन मोर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीन्स आवर इनर थिंकिंग, ओके, आवर थिंकिंग, आवर थॉट्स, और उसको एक फ्लो में लिखना कि आप जैसे सोच रहे हो, जैसे वो कैरेक्टर सोच रहा है उसी फ्लो में लिखना. दैट फॉर्म इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम मतलब फ्लो, ओके, एंड कॉन्शियसनेस मीन्स थिंकिंग. तो उसी के फ्लो में लिखना, आपके थिंकिंग के फ्लो में लिखना ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोज ऑफ थॉट्स. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? मेक कैरेक्टर फील रियल, ओके, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन एंड एड डेप्थ. ऑफकोर्स कैरेक्टर को रियल फील कराने के लिए, ताकि रीडर जब उसको पढ़ रहा हो कैरेक्टर के बारे में तो इट फील्स लाइक कि हाँ ये रियलिटी है, हम भी ऐसा फील करते हैं एंड कैरेक्टर इज ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग. देन इमोशनल कनेक्शन, ऑफकोर्स रीडर और जो कैरेक्टर है उसके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए राइटर ये स्टाइल, ये फॉर्म यूज़ करते हैं. देन ऐड डेप्थ ऐड करने के लिए कैरेक्टर की थिंकिंग, उसके थॉट्स में, उसके एक्शंस में डेप्थ क्रिएट करने के लिए राइटर जो है ऐसे स्टाइल यूज़ करते हैं. सब एग्जाम्पल इन लिटरेचर आर मिसेस डॉलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, इन सर्च ऑफ टाइम बाय मार्सेल प्रोनोस्ट. So this is all about familiar essay, poetic prose and prose of thoughts. If you have any query about this topic or any particular topic, you can comment below and have a nice day.